डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आप जानते हैं इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड्स में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पूंजीगत संपत्तियों पर होने वाले लाभ के लिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। बाकी जो बची खुची इनकम होती है वो कहलाती है रेजिडियल इनकम, और वो इंक्लूड की जाती है इनकम के 5वें हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अपन डिस्कस कर चुके हैं, मकान संपत्ति से आय। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कैसे आप अलाउ करते हैं या अन्य रिबेट्स कैसे अलाउ करते हैं, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज का जो डिस्कशन होगा हमारा, वो बिजनेस या व्यापार या पेशे, बिजनेस या प्रोफेशन से आय की गणना इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे की जाती है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फॉर्मेट होगा कंप्यूटेशन का। और आज मैं बात करूंगा कि कुछ खर्चे होते हैं बिजनेस में, तो कौन से खर्चे अलाउ करेंगे। अलाउ का मतलब जिनको लाभानी खाते से डेबिट करना है। डिसअलाउ जब आप कहेंगे तो ऐसा खर्चा है जिसको लाभानी खाते से डेबिट नहीं करना है। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनको लाभानी खाता जो अकाउंटिंग पर्पस से आप बनाते हैं उसमें हम उनको डेबिट कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में हो सकता है कि वो खर्चा डिसअलाउ हो, मीन्स डेबिट साइड में नहीं लिखा जाना चाहिए। नतीजा क्या होता है, डेबिट साइड में कोई भी खर्चा आप लिख देते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने से टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ है, नहीं लिखना था, आपने लिख दिया, नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पर्पस से जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल प्रॉफिट में मुझे उसको कन्वर्ट करना होता है। तो खर्चों और इनकम्स के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस शीर्षक में क्या शामिल करते हैं, तो देखिए इस शीर्षक में व्यापार या पेशे से जो आय होगी वो आएगी। अगर आपके पास कोई एजेंसी थी और एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने और आपको कोई कंपनसेशन मिला है, क्षतिपूर्ति मिली है, तो वो कंपनसेशन भी व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी। निर्यात करने के बदले में अगर आपको कोई सरकार से नगद सहायता मिलती है तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम है। निर्यात लाइसेंस आपको मिला था और आपने उस लाइसेंस को बेच दिया और विक्रय पर अगर कोई लाभ हुआ है तो वो भी बिजनेस इनकम है। सट्टे के व्यवसाय से लाभ, वो भी बिजनेस हेड में ही आएगा। किसी पेशेवर व्यक्ति को अपने पेशे की वजह से प्राप्त सुविधाओं का मूल्य, पेशे से जो आय है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील की, वो तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर किसी पेशेवर व्यक्ति को अपने पेशे की वजह से अपने ग्राहक से कोई सुविधाएं प्राप्त हुई हैं तो उन सुविधाओं का मूल्य भी टैक्सेबल होगा, वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कई बार क्या होता है कि कंपनी को लगता है कि कोई आदमी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए नाम से कंपनी बीमा करा लेती है कि इन केस अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा नुकसान नहीं हो। तो उस नुकसान से बचाव के लिए उसके नाम से पॉलिसी ले लेती है और कंपनी प्रीमियम पे करती है। लेकिन अगर उसको कुछ नहीं हुआ और पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसी से अगर कोई रकम प्राप्त हुई है आपको, तो वो भी आपकी बिजनेस हेड की इनकम मानी जाएगी। साझेदार अगर फर्म के हैं, उनको फर्म से वेतन ब्याज मिलता है, तो वेतन और ब्याज जो मिलेगा वो बिजनेस हेड की इनकम ही मानी जाएगी। ऐसे बैड डेट जिनकी की वसूली
पहले छूट दे दी गई है और अब उनकी वसूली हो गई है। पहले आपने लाभ हानि खाते से डेबिट कर दिया, नतीजा क्या हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन अब रिकवर हो गया है तो अब वो आपकी इनकम मानी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक एंड ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, एक्सपोर्टर्स को सरकार जो या इम्पोर्टर्स को इस तरह की सुविधाएं देती है और आपने अपने सर्टिफिकेट को बेच के कोई लाभ अर्जित किया है तो वो भी आपकी बिजनेस हेड की इनकम मानी जाएगी। कहने का मतलब व्यापार या पेशे से जो इनकम है वो तो है ही है आपकी, वो तो लूँगा ही लूँगा। साथ ही इस तरह की एक्टिविटीज से अगर कोई आपको इनकम होती है तो वो इनकम भी बिजनेस हेड की इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंटिंग पर्पज से बनाते हैं। अकाउंटिंग पर्पज में आपको ध्यान होगा कि दो सिस्टम चलते हैं, कैश सिस्टम एक तो, और दूसरा होता है मर्केंटाइल सिस्टम, जिसमें खर्चा ड्यू हो गया, चुकाओ या नहीं चुकाओ आप उसको डेबिट करेंगे। कैश सिस्टम में जिसको चुकाएंगे उसी को डेबिट करेंगे, चाहे वो अगले साल का ही क्यों नहीं हो। इनकम टैक्स में ईयरली एक्सपेंसेस को ही आप डेबिट कर सकते हैं, बिजनेस से संबंधित होना चाहिए। तो जो आपने प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, वो प्रॉफिट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट या प्रोफेशनल इनकम कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो वो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका हम ये फॉर्मेट काम में लिया करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम, नेट प्रॉफिट या सरप्लस, प्रोफेशनल इनकम वाले इनकम वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट होगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट या सरप्लस आपको दिया जाए क्वेश्चन में वो लीजिएगा पहले बेस के रूप में। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। मोटी बात तो ये 3-4 लाइनें ही हैं जिनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ऐड करना है, एक्सपेंसेस अलाउड। जब भी मैं किसी एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड, पहला पॉइंट, जब भी मैं किसी जगह अलाउड कहता हूँ इसका मतलब इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट साइड में आना चाहिए। जब भी मैं डिसअलाउड कहता हूँ इसका मतलब एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए, इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में नहीं आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, एक्सपेंसेस कैसा था, डिसअलाउड था। इनकम टैक्स के हिसाब से डिसअलाउड था, मीन्स लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए, बट डेबिटेड, आपने लेकिन उसको डेबिट कर दिया। नहीं लिखना था डेबिट साइड में, आपने लिख दिया। नतीजा क्या हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गलत खर्चा डेबिट कर दिया उसको वापस जोड़ रहा हूं। इनकम से रिलेटेड, इनकम व्यापार से संबंधित है, वट नॉट क्रेडिटेड। ऊपर जैसा बोला मैंने, कई तरह की इनकम से जो व्यापार हेड में आपकी क्रेडिट होनी चाहिए, बिजनेस से संबंधित है। तो कोई भी इनकम जो बिजनेस से संबंधित है लेकिन आपने उसको क्रेडिट नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया। तो सही करने के लिए उस इनकम को आपके गिवन प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का आपने अंडर वैल्यूएशन कर दिया, 100 रुपए की जगह क्रेडिट साइड में 90 रुपए लिखे, नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट 10 रुपए से कम हो गया। तो अंडर वैल्यूएशन जितना किया है उसको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 100 लिखना चाहिए था डेबिट साइड में लाभ हानि खाते के, लेकिन आपने लिख दिया 110, ज़्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया तो सही करने के लिए ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट को ऐड करूंगा। तो इस तरह से जिन कारणों से प्रॉफिट कम हुआ था उन कारणों से की जो अमाउंट है वो मैं वापस ऐड कर दूंगा गिवन प्रॉफिट में।
कुछ चीज़ों को मैं घटाऊंगा। किसको? एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। खर्चा कैसा है? अलाउड है। अलाउड का मतलब घटाना चाहिए था इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन आपने नहीं घटाया। नहीं घटाया तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो सही प्रॉफिट लाने के लिए उस खर्चे को मैं अब घटा दूंगा। इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट रिलेटेड। ऐसी इनकम है जो क्रेडिट तो कर दी है लाभ हानि खाते में, लेकिन व्यापार से संबंधित ही नहीं है। जैसे इंटरेस्ट लिख दिया, डिविडेंड लिख दिया आपने, तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड तो अदर सोर्स की इनकम है, नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं इनकम टैक्स में जिस हेड की इनकम है उसी हेड में लिखना जरूरी होता है। तो गलत क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो करेक्शन के लिए उसको लेस कर दूंगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया, 100 की जगह 110, तो 10 से प्रॉफिट बढ़ गया तो घटाऊंगा 10 रुपये। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लाभ हानि खाते के 100 लिखना था, आपने 90 ही घट लिखा, तो इसका मतलब प्रॉफिट 10 से बढ़ गया, तो उसको घटाना पड़ेगा। तो कुछ एक इस तरह के प्लस माइनस पॉइंट्स करने पड़ेंगे हमें, और इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया गया प्रॉफिट होगा वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उस प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स रूल्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आप इस तरह से एक फॉर्मेट लेकर के करेंगे। लेफ्ट साइड में एक नोट आप देख रहे हैं, केवल एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड की मैं आपको बात बता चुका हूं। तो कौन से खर्चे अलाउ होते हैं? तो केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को अलाउ माना जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। पहली बात, कोई भी खर्चा अलाउ तभी होगा जब वो बिजनेस से संबंधित हो, और दूसरी बात आयगत प्रकृति का हो। पूंजीगत खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उस पे हम पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में कि उस पर हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। वो खर्चा एज ए होल अलाउ नहीं किया जा सकता है। अब जो डिस्कशन होगा मेनली इस चैप्टर में खर्चों के संबंध में ही होगा। इनकम्स का कोई विशेष रोल नहीं है, वो तो स्पेसिफाई है कि इस हेड में कौन सी इनकम आ सकती हैं। अब बिजनेस में सैकड़ों तरह के खर्चे होते हैं, तो किस खर्चे को अलाउ करना है या किन को डिसअलाउ करना है, कुछ खर्चों के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनको मैं यहाँ पे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, टैक्सेस। टैक्सेस में अलाउ करेंगे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, चुंगी अलाउ है। अलाउ का मतलब ये खर्चे लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आने चाहिए। आपने लिख रखा है, वेल एंड गुड। नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा, घटा दूंगा। डिसअलाउड होते हैं इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। अगर लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स लिखा है तो उसको वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है। लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में किसी भी तरह का रिजर्व या प्रोविजन में ट्रांसफर आप करते हैं तो वो डिसअलाउड होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन का प्रोविजन जो होता है वो अलाउ होगा। साथ ही गत वर्ष में अगर कोई कर्मचारी आपके यहाँ रिटायर हो रहे हैं और उनको रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी देनी है और उसके लिए कोई प्रोविजन है तो वो अलाउ होगा। अदरवाइज डेबिट साइड में रिजर्व्स या प्रोविजंस जितने आप लिखेंगे, लिख रखे हैं, तो वो वापस जोड़ दिए जाएंगे क्योंकि डिसअलाउड होते हैं। कर्मचारियों के संबंध में व्यय। कर्मचारियों के सामान्य व्यय, जैसे कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, ग्रेच्युटी, पर्क्स, सुविधाएं, ये सब अलाउड होते हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए भविष्य निधि खाता खोला जाता है, तो प्रमाणित पीएफ भविष्य निधि खाता या अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड या अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में कोई अंशदान मालिक के तौर पे आप देंगे तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर आपका माना जाएगा और लाभ हानि खाते से डेबिट करूंगा। लेकिन अगर कर्मचारियों के भविष्य निधि में आप पैसा देते हैं और वो भविष्य निधि अप्रमाणित है या कर्मचारी
कल्याण कोष या ट्रस्ट में आप कोई पैसा देंगे तो वो डिसअलाउड होगा, वो लाभानी खाते के डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए। आपने लिख दिया है तो मैं वापस जोड़ दूंगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। कर्मचारियों को अगर कोई आप व्यक्तिगत उपहार या भेंट देते हैं तो वो भी डिसअलाउड होगी। व्यक्तिगत रूप से जो भी आप उनको देंगे वो अलाउड नहीं माना जाएगा। हेल्थ बीमा प्रीमियम का भुगतान कर्मचारियों के लिए अगर आप करते हैं और भुगतान चेक या ड्राफ्ट के अलावा करते हैं, मीन्स नकद में भुगतान किया है, तो वो भी डिसअलाउड माना जाएगा। कानूनी व्यय, व्यापार में कई तरह के कानूनी खर्चे करने पड़ते हैं, तो सामान्य कानूनी व्यय जैसे सेल्स टैक्स की अपील की है आपने, किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया और उसने केस कर दिया तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। किसी अनुबंध को तोड़ने की वजह आपको लगा है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अगली पार्टी ने केस कर दिया तो अब आपको भी केस कर लड़ना पड़ रहा है। तो अनुबंध अगर व्यापारिक हित में तोड़ा है और उसके लिए कोई कानूनी खर्चा करते हैं तो ये सब अलाउड होंगे। इनकम टैक्स इटसेल्फ में ऊपर आप देख चुके हैं इनकम टैक्स डिसअलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए अगर कोई अपील आप करते हैं, कर निर्धारण या सलाह या रिटर्न के लिए किसी को कोई फीस देते हैं तो वो कानूनी वे अलाउड होंगे। कुछ कानूनी वे डिसअलाउड होते हैं। कौन से? किसी कानून को आपने तोड़ा और फिर पेनल्टी लग गई और फिर आपने वकील किया या केस लड़ रहे हैं, तो किसी भी कानून को आप तोड़ रहे हैं तो व्यापार करने के लिए कानून तोड़ना अनिवार्य नहीं है, और आपने कानून तोड़ा और फिर कानूनी व्यय कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड है, वो अलाउड नहीं माना जाएगा। या कोई आपराधिक कार्यवाही हेतु व्यय, क्रिमिनल केस हो गया है और उसके लिए कोई खर्चा करते हैं तो व्यापार के लिए वो अलाउड नहीं होगा। किसी संपत्ति या पूंजी को प्राप्त करने के लिए कोई कानूनी व्यय कर रहे हैं तो वो जो भी पैसा आप खर्च करते हैं वो अलाउ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड बनवाई आपने और उसके लिए कोई वकील को फीस दी है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो भी डिसअलाउड माना जाएगा। तो इस तरह से कानूनी व्यय, सामान्य व्यय जैसे तो अलाउड होते हैं जो व्यापार के रूटीन में होते हैं। इनकम टैक्स की अपील या सेल्स टैक्स की अपील या रिटर्न सलाह के लिए, लेकिन कानून तोड़ना, आपराधिक कार्यवाही, संपत्ति या पूंजी प्राप्त करने या साझेदारी संलेख के लिए कोई कानूनी व्यय करते हैं तो वो डिसअलाउड माना जाएगा। ग्रामीण विकास हेतु दान या भुगतान, रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने किसी संस्था को पेमेंट किया है, डोनेशन किया है, तो वो 100% अलाउड होगा। कंडीशन ये क्या? यदि भुगतान ऐसी अनुमोदित संस्था को किया जाए जो रूरल डेवलपमेंट के कार्य में लगी हुई है। कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार से ग्रामीण विकास के काम करने के लिए अनुमोदित है और आप उस संस्था को कोई दान देते हैं या भुगतान करते हैं तो वो 100% अलाउड होगा, मीन्स वो सारा का सारा खर्चा लाभानी खाते से डेबिट होगा। या भुगतान आपने किसी ऐसी संस्था को किया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष या राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में दिया है पैसा, तो भी अलाउड होगा। लेकिन अगर ग्रामीण विकास के लिए आप स्वयं कोई पैसा खर्च करें, मतलब किसी संस्था को नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही खर्च कर रहे हैं, खुद खर्च करेंगे तो वो डिसअलाउड होगा, वो लाभानी खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है। व्यापार में कई तरह के डोनेशन, चैरिटी, धर्मादा, चंदा, सब्सक्रिप्शन अगर आप देते हैं तो वो डिसअलाउड माने जाते हैं। लाभानी खाते से चैरिटी, डोनेशन या सब्सक्रिप्शन डिसअलाउड होते हैं, इनको घटा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ चंदे ऐसे होते हैं जो व्यापार के लिए अनिवार्य होते हैं। आपकी व्यापारिक संघ बना हुआ है तो उसको मेंबरशिप फीस देना या चंदा देना, या कोई लोकल एसोसिएशन है उसको आपने चंदा दिया है, तो ऐसे चंदे जो व्यापार के लिए अनिवार्य हैं, जिनका सदस्य बनना
ज़रूरी है, उनको अगर आप कोई पैसा डोनेशन के रूप में देंगे तो वो अलाउड होगा। अदरवाइज जो भी दान धर्मादा या चंदा आप देते हैं वो लाभ हानि खाते से डिसअलाउड माना जाता है, उसको आप डेबिट नहीं कर सकते। व्यापार के लिए बहुत सारे पैसे आपको विज्ञापन एडवर्टीजमेंट के लिए करने पड़ते हैं। जैसे सामान्य व्यय होता है, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर पे आपने विज्ञापन दिया या सैंपल देते हैं या गिफ्ट के रूप में आप कोई चीज़ दे रहे हैं विज्ञापन करने के लिए, तो ये जो भी खर्चा आप करते हैं वो 100% अलाउड होता है। 100% अलाउड का मतलब वो सारे का सारा खर्चा लाभ हानि खाते से डेबिट होता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई पत्रिका या स्मारिका सोविनियर या ब्रोशर निकाला और उस पॉलिटिकल पार्टी की पत्रिका या ब्रोशर में आपने अपना ऐड दिया और इसके लिए कोई खर्चा किया, मीन्स उस पार्टी को कोई पैसा दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी की पत्रिका ब्रोशर या मैगजीन में कोई ऐड देने का खर्चा है तो वो डिसअलाउड होगा। साथ ही विज्ञापन हेतु अगर कोई पूंजीगत व्यय करते हैं, कोई साइन बोर्ड बनवा दिया आपने, तो साइन बोर्ड तो 1 से अधिक साल तक चलेगा। तो साइन बोर्ड अगर आप बनवाया और उसका कोई खर्चा हुआ है तो उस पर हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, वो लाभ हानि खाते से पूरा डेबिट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पूंजीगत व्यय है। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि मालिक बिजनेस का जो है वो अपना खुद का वेतन, अपनी पूंजी का ब्याज या अपनी बिल्डिंग का किराया लाभ हानि खाते से डेबिट कर देता है। तो मालिक के द्वारा अपनी बिल्डिंग का किराया, अपनी खुद की पूंजी का ब्याज या अपने खुद का वेतन लाभ हानि खाते से अगर डेबिट किया गया है तो वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग उसको लाभ हानि खाते से डेबिट नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा, उस प्रॉफिट में जो अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी उनके बेस पे करेक्शन करना होगा। करेक्शन करके आप इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में कुछ एक खर्चों की मैंने चर्चा की है, आगे भी अभी इस खर्चों की बात करूंगा कि कौन से खर्चे अलाउड होते हैं, मीन्स लाभ हानि खाते में डेबिट किए जा सकते हैं। आपने कर रखे हैं, अच्छा है, नहीं कर रखा है तो मैं कर दूंगा। डिसअलाउड जब मैं कहूँगा इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में नहीं आना चाहिए। आपने लिख दिया है तो मैं वापस जोड़ दूंगा, और आपने डेबिट नहीं किया है तो उसका फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एक्सपेंसेस या प्रोविजंस के बारे में मैं बात करूंगा। थैंक यू।